नमस्कार। काशी किताब में आप सबका स्वागत है। ये मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल का बहुत खास प्रोग्राम है काशी किताब, जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं उनकी प्रिय किताबों के बारे में, पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में और किताबों से उनके रिश्तों के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व राज्यसभा सांसद और जाने माने चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक, विचारक बलबीर पुंज जी। और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या रिश्ता है लिखने पढ़ने से, किताबों से। सर, आपका बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पुस्तकों के मामले में बातचीत करने में भी, चर्चा करने में भी, पुस्तकों के दर्शन करने में भी, अध्ययन करने में भी बहुत आनंद आता है। तो जी। अच्छा। आपकी जी चर्चा का जी, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर। और मुझे सर ये बताएं, मैं पहला सवाल यही पूछता हूं अपने मेहमानों से कि हाल फिलहाल आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, या पिछले दिनों या अभी पढ़ रहे हो, तो उनमें से कुछ के नाम अगर आप बताना चाहें तो बता दें। ऐसा है कि ये किताब तो मैंने बहुत वर्ष पहले जब अमेरिका गया था तब खरीदी थी। जी। और किताब का नाम है ये वाई द लेफ्ट हेट्स अमेरिका। हाँ। तो ये पुस्तक मैंने अमेरिका से खरीदी थी। जी पर ये जो विषय है जी ये शाश्वत है, जी सनातन है। और ये केवल जो विषय है वो केवल अमेरिका के बारे में ही जी रेलेवेंट नहीं है, जी वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बहुत प्रासंगिक है। क्योंकि जी ये प्रश्न मेरे मन में भी बहुत बार उठता है कि जो जी लेफ्ट मूवमेंट है भारत का, वो भारत से इतनी घृणा क्यों करता है। और जब मैं ये कहता हूं, घृणा शब्द का प्रयोग करता हूं, तो बहुत सोच समझ के करता हूं। मुझे कोई ऐसा राजनीतिक दल पूरे विश्व में नजर नहीं आता जी जिस राजनीतिक दल ने अपने ही देश के विभाजन के लिए काम किया हो। बहुत सारे लोगों को स्मरण नहीं होगा कि जी 1947 में जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसके जी लिए अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पावर जिम्मेदार थी, मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी, तो उन दोनों से ज्यादा जो है वो लेफ्ट इस देश की कम्युनिस्ट मूवमेंट जिम्मेदार थी। उन्होंने पूरा थ्योरेटिकल पैराडाइम तैयार किया कि विभाजन क्यों आवश्यक है। तो ये किताब मैंने अमेरिका में खरीदी होगी कुछ वर्ष पहले। जी जी परंतु जब भी मैं लेफ्ट का एटीट्यूड देखता हूँ भारत में, तो मुझे भारत के संदर्भ में भी ये बहुत प्रासंगिक लगती है। और मैं जी इस किताब को खोलता हूँ और इन दिनों मैं इसी किताब को पढ़ रहा हूँ। जी। अच्छा, मुझे सर अपनी प्रिय किताबें, जो आपकी कुछ प्रिय किताबें जो अभी तक का, चूंकि आपका एक लंबा करियर रहा है लिखने पढ़ने से रिलेटेड, तो उसमें अगर कुछ प्रिय किताबें मैं आपसे पूछूं तो आप कौन सी किताबों का नाम बताएंगे? मेरे पास एक दूसरी किताब है जी जो मेरी बहुत प्रिय है। जी ये लिखी हुई है नरेंद्र सिंह सरीला ने। जी नरेंद्र सिंह सरीला जो थे वो डिप्लोमेट भी थे। जी उसके साथ साथ सरीला जो है वो देश में जो 560 के करीब रियासतें थी, जी उनमें सबसे छोटी रियासत जो थी वो जी झांसी के आगे, इसका नाम था सरीला। और जी सरीला का कुल क्षेत्रफल 10 या 12 किलोमीटर था। परंतु जी वो अपने आप में एक सॉवरन स्टेट थी। तो उसके जो महाराजा थे नरेंद्र जी सिंह सरीला, उनको पंडित नेहरू ने राजदूत बनाकर कई देशों में भेजा। जी और उन्होंने एक पुस्तक लिखी बहुत रिसर्च करने के बाद, जिसका नाम है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया पार्टीशन बाय नरेंद्र सिंह सरीला। ये वो जी। किताब है। और अच्छा। इसमें एक नई चीज है कि जी देश का विभाजन क्यों हुआ। ये जी बात भी है कि ये जो प्रश्न का उत्तर है वो पिछले के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी तो जी भारतीय कम्युनिस्टों ने विभाजन के लिए काम किया, परंतु जी अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। तो उसका एक कारण है बहुत बड़ा कि जी अंग्रेजों को जब समझ में आ गया कि उनको भारत छोड़ना पड़ेगा, तो जी उनको अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, जी वो कूटनीतिक इंटरेस्ट थे, जी उनको ध्यान में आया।
और उनको लगा कि अगर हम भारत छोड़ेंगे तो विश्व के इस हिस्से में जी रूस और बाकी देशों पे एक नजर रखने का, काउंटर पॉइंट करने का जो एक फुट होल्ड है वो चला जी जाएगा। उनकी ये पूरा इस किताब में रिसर्च करके लिखा है और मोटी किताब है। जी तो जी सिद्ध किया उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जी दस्तावेज उन्होंने प्रकट किए हैं इसके अंदर, जी कि उनको लगा कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो जी कांग्रेस का राज आएगा और कांग्रेस का नेतृत्व और भारत की तासीर भी ऐसी है कि ये जी पश्चिम का पिछले नहीं बनेगा और इसका स्वाभाविक झुकाव जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ होगा। तो हमारे जो जी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनकी जी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने जी कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उसके जी बॉर्डर भी अफगानिस्तान से, ईरान से, चीन के साथ और रूस के साथ, सबके साथ टच करेंगे और वहां जी पर हमको अड्डा मिल जाएगा, एक फुट होल्ड मिल जाएगा। और ये जी बहुत प्रामाणिक तरीके से इन्होंने सिद्ध किया है। तो ये भी एक मेरी प्रिय पुस्तक है। जी और कुछ जी, किताबें जो प्रिय हों, लिटरेचर से हो या पत्रकारिता से हो, जो क्योंकि ये बहुत एक सारी किताब किताबें पढ़ी और होंगी। है, जी जी एक और किताब है। ये लेखक हैं इब्न वारिक, जी और वाई आई एम नॉट ए मुस्लिम। तो जी उन्होंने इस्लाम की इसमें चर्चा की है काफी। और जी इस्लाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है आज, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस्लाम प्रासंगिक है। अभी अफगानिस्तान के अंदर रोज 10, 20, 50, 100 लोग मरते हैं और चिंता का विषय है कि मारने वाले भी मुसलमान हैं, इस्लाम का नाम पे मारते हैं, और मरने वाले भी मुसलमान हैं, वो भी इस्लाम का नाम लेते हैं। तो जी ऐसा क्या है इस्लाम में जिससे लोग हिंसा प्रति प्रेरित होते हैं। बाकी आप साहित्य की बात कर रहे थे, तो हिंदी में जो साहित्यकार मेरे को जिनमें बहुत रुचि रही, उनमें एक तो मुंशी प्रेमचंद थे। जी मैं मानूंगा कि हिंदी साहित्य के मेरुदंड थे। परंतु उसके साथ साथ वैद्य गुरुदत्त, और ये गुरुदत्त जी फिल्मों वाले गुरुदत्त नहीं है, जी 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 ये एक राइटर साहित्यकार जो वैद्य है, जी गुरुदत्त है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वैद्य बिल्कुल गुरुदत्त। और ये अभी एक किताब जो है वो ममता, वैद्य गुरुदत्त की, ये मैं भी जी थोड़ा देख रहा था। और अंग्रेजी में जिसे कहना चाहिए कैन फॉलेट, जी मेरे एक प्रिय उपन्यास लेखक हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके जी साहित्य को मैं पसंद करता हूँ, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। और हिंदी में, बांग्ला में से अनुवादित भी और हिंदी में लिखी हुई जी मौलिक रूप से विमल मित्र की पुस्तकें, शरद जी चंद्र, जी ये सब, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनकी 3 ही जी कहानियां लिखी, उसने और कहा था उसमें से बहुत एक मशहूर थी। कहानी उसने कहा था उनको अमर कर गई। वो भी जी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक जी कहानी से आदमी अमर हो जाता है। इसी तरह से जी ये देवदास, जी शरद चंद्र की। अब बताइए। हाँ, शरद चंद्र की देवदास, हिंदी साहित्य को एक जुमला मिल गया। अरे भाई क्या बात है, आजकल बड़े देवदास बने घूमते हो। एक देवदास बने शब्द हुए के अंदर पूरा का पूरा एक फिनोमेना समा जाता है, एक पूरा का जी पूरा चरित्र प्रकट हो जाता है। और जी 4-4 फिल्में तो बनी बनी इसके ऊपर। जी परंतु जी बोलचाल की भाषा में जी देवदास शब्द एक मुहावरा हो गया। लेखक की इससे बड़ी, हाँ, एक लेखक की इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। तो जबकि सर शरद उनको चंद्र, बहुत पसंद नहीं थी देवदास, शरद चंद्र बहुत छपवाने में बहुत संकोच कर रहे थे देवदास को, कि वो छपवाएं कि ना छपवाएं। उन्हें उतनी शरद चंद्र को उतनी खुद पसंद नहीं थी देवदास, लेकिन क्या कहा जाए ऐसा कि है, एकदम ऐसा है बिल्कुल। जी कि विमल मित्र की 2 पुस्तकें मेरे को याद आती है, खरीदी जी कौड़ियों के मोल, जी और दूसरी खरीदी कौड़ियों के मोल तो इतनी बड़ी मोटी किताब थी। जी और मुझे याद है कि करीब 4-5 दिन लगा के बिना खाए पिए मैंने वो खत्म की थी। मैं जी स्कूल के आखिरी वर्षों में था, 10वीं 11वीं में रहा हूँगा। जी परंतु एक उनकी बड़ी पतली सी किताब है जी जिसका नाम है कन्या पक्ष। और कन्या पक्ष। कन्या पक्ष भी वो पतली सी किताब है, पर वो 10 महिलाओं की कहानी है
जिनसे विमल मित्र जो मिले हैं, और किसी के साथ वो प्रेमिका के रूप में नहीं मिले, सब आसपास के रहने वाली बड़ी महिलाएं हैं, परंतु उनका चरित्र चित्रण जैसे किया उन्होंने, कैरेक्टर बिल्डअप किए थोड़े थोड़े शब्दों में, वो भी एक लेखन की विधा का चमत्कार है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो फिक्शन राइटर हैं, उपन्यासकार हैं, वो भी शायद ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। एक नई दुनिया बना देते हैं, कैरेक्टर बना देते हैं, और अपने कैरेक्टर का भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। सर, आपने कभी कोशिश की फिक्शन में हाथ आजमाने की? नहीं, फिक्शन के लिए जो कल्पना शक्ति चाहिए शायद मेरे में अभाव है। मैं किस्से कहानियां बड़े लोग बताते हैं कि इंटरेस्टिंग तरीके से कह लेता हूं, परंतु लेखन मेरा पूरा का पूरा पिछले 40-45 साल का वो सामाजिक सरोकारों की सीमा में बना रहा है। मैंने, मुझे याद नहीं कितने हजार लेख लिखे होंगे, उनमें से आधे से ज्यादा जो कंप्यूटर युग से पहले के थे वो तब उपलब्ध भी नहीं है। जब से कंप्यूटर 2004 या 5 में उपयोग में लाना शुरू किया तो वो तो कम से कम कंप्यूटर में सुरक्षित हैं, उपलब्ध हैं। तो मैंने लिखा बहुत है, और उसमें क्योंकि एक लेख की सीमा होती है 1100-1200 शब्दों की, तो उसी में इतिहास भी आ जाता है, राजनीतिक विश्लेषण भी आ जाता है, हाल की घटनाएं भी आ जाती हैं। और फिक्शन लिखने का मेरे को कभी अवसर नहीं मिला, मैंने कभी लिखा नहीं। तुकबंदी मैंने की है कविताओं के लिए, पर वो तुकबंदी है, किसी तरह भी उनको कविता नहीं कहा जा सकता। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि किस्से सुनाना आपको अच्छा लगता है, मुझे किताब, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका इतना लंबा अनुभव रहा राजनीति में, कुछ राजनेताओं के किताबों से जुड़े किस्से अगर आपके पास हों, आप तो बहुत सारे बड़े लोगों को आपने देखा है, उनके साथ रहे हैं, तो मुझे अगर आप बताना चाहेंगे कैसी, जैसे अटल जी हैं, किस तरह की किताबें वो पढ़ते थे, या कैसा उनका कोई आपका उनकी वार्ता हुई हो किसी किताब को लेकर? तो अटल जी एक समय बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे, और उन्होंने भारतीय साहित्य और इतिहास को ना केवल पढ़ा बल्कि उसका मनन भी किया, उसको इंटरनलाइज किया उन्होंने। और वो देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, कुपोषण है, वो, और हमारी इतनी लंबा गुलामी का काल रहा जो, उन सबको इतिहास के साथ जोड़ के देखते थे। और परंतु बाद के वर्षों में मैंने देखा कि राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई जब उनकी बहुत, तो उनका पढ़ना जो था वो काफी हद तक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तक सीमित रह गया था। और परंतु वो पीछे इतना पड़ा हुआ था उन्होंने कि वो संदर्भ ढूंढ लेते थे, जैसे गरीबी क्यों है देश में, कुपोषण क्यों है, भ्रूण हत्या क्यों होती है, इन सब प्रश्नों का उत्तर जो उन्होंने अध्ययन किया था उसमें से वो ढूंढते थे। अध्ययनशील व्यक्ति थे। और कौन से लोग बहुत अध्ययनशील थे राजनीति में या हैं जो जिनको मैं आडवाणी जी को जानता हूँ। आडवाणी जी सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी वो फ्लाइट में बैठते थे तो पुस्तक खोल लेते थे, और अगर 2 घंटे की फ्लाइट है तो 2 घंटे जब तक कोई उनसे बात करने ना पहुंच जाए तब तक वो पुस्तक में ही अपने सिर को गड़ाए रहते थे। और कोई आश्चर्य नहीं कि आडवाणी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और उनकी जो आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, वो एक किस्म से देश का इतिहास है। और उनको भी इतिहास में, राजनीति में और साहित्य में, सब में बहुत रुचि थी, और मेरा अंदाजा है कि शायद अभी भी पढ़ते हैं। अब उम्र हो गई उनकी 93 के आसपास, 2-4 दिनों में उनका जन्मदिन भी आने वाला है, शायद 93rd बर्थडे होगा उनका। तो इतनी उम्र होने के बाद भी उनका पुस्तकों के प्रति प्रेम बना रहता है।
सर आज जैसी राजनीति आपको दिखती है, जो कि आपको बहुत लंबा अनुभव है आपका राजनीति में, तो उसमें क्या आपको लगता है पढ़ने वाले जो हैं वो क्या मिसफिट हैं, या फिर वो राजनीति ऐसी है कि वो पढ़ने का समय नहीं दे पाती उनको, लोगों को जो पढ़ना कम हो जाता है राजनीति में, जैसा आपने भी जिक्र किया है। तो क्या मतलब आप इस पूरी राजनीति में आप अध्ययन को कैसे देखते हैं, राजनेताओं के अध्ययन को? देखिए ऐसा है, हर युग की मांग होती है और उस मांग के अनुसार लोगों का, नेताओं का चरित्र भी होता है। वैसे ही चरित्र के लोग नेता बनते हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, गांधी जी 100 वॉल्यूम में है उनका लिखा हुआ जी, कलेक्टेड वर्क्स, 100 वॉल्यूम। मेरे ये पुस्तकालय जो घर पर है उसमें जी, पूरी की पूरी एक बड़ी अलमारी उनके कलेक्टेड वर्क से भरी हुई है। जी, वीर सावरकर साहित्य से शुरू किया, 1857 की क्रांति को उन्होंने जिस तरह से देखा और लिखा, वो पहला भारतीय दृष्टिकोण से उस 1857 की क्रांति का विवरण था, हाल था, इंटरप्रिटेशन थी। और जब वो अंडमान निकोबार में थे तो कागज नहीं थी, कागज नहीं था, पेंसिल नहीं थी, लिखने का कोई साधन नहीं था, कोठरी, काल कोठरी, उसकी दीवारों पे नाखून से और कोयले से खुरच खुरच कर जी, वीर सावरकर ने साहित्य की रचना की। आप मैं जना की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता, पर पढ़े लिखे आदमी थे, पढ़ते थे। और इसी तरह लाला लाजपत राय, और आप उन दोनों के लोगों को देखिए, जो भी कोई राजनेता रहा होगा, हम उन पे एग्री करें डिसएग्री करें बात दूसरी है, परंतु उनकी पढ़ने और लिखने में रुचि होती थी और वो अपनी बात अपने लेखन के माध्यम से, बहुत सारे लोग तो अखबारों के संपादक रहे, जी, अटल बिहारी वाजपेयी संपादक रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड के संपादक रहे, और लंबी परंपरा है। अभी फिर ऐसा कैसे हो गया? अभी की जो राजनीति देखिए, है, एक तो दो तीन अंतर हो गए। ये सब लोग राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता तो कोई दूर दूर नहीं थी, राजनीति में सार्वजनिक जीवन में रहने की कीमत देनी पड़ती थी। और तो इसलिए ये जो लोग राजनीति में उन दोनों आए, they were of a very high caliber. They had not come for power, they had not come for money, they had come to serve the people, they had come to serve the country. परंतु अब क्लेवर बदल गया। स्वतंत्रता के बाद कोई व्यक्ति भी, कोई गलत नहीं है उसमें, महत्वाकांक्षा रख सकता है, प्रधानमंत्री बनने की रख सकता है, राष्ट्रपति बनने की रख सकता है, मंत्री, विधायक, सांसद, कुछ भी। और जब दृष्टिकोण ही वही है, लक्ष्य वही है, तो उसके लिए तो पढ़ना उतना ही होगा जितना उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो अखबार में खबर वो देखनी जिसमें अपना नाम है। और दूसरा, लिखना पढ़ना भी तो कम्युनिकेशन का तरीका है ना जी, इट्स ए मीडियम। अब मीडियम आ गया टेलीविजन, और उसके साथ इंस्टेंट जर्नलिज्म, जी, सोशल मीडिया, वहां घटना घटी और यहाँ हजारों मील दूर एंकर जो है वो ना केवल रिपोर्ट कर रहा है बल्कि उसके ऊपर अपनी टिप्पणी भी दे रहा है, चाहे जानकारी हो या ना हो। तो फिर टीआरपी की दौड़ है, मैं नहीं दूंगा तो कोई दूसरा दे देगा। और मुझे तो एक किस्सा भूलता नहीं कभी कि समाजवादी पार्टी की सरकार जा रही थी मेरे ख्याल में, और मुलायम सिंह जी थे उसमें। तो रिपोर्टर बाहर खड़ी है बंगले के बाहर, तो एंकर पूछ रहा है रिपोर्टर से कि बैठक में क्या हुआ। तो रिपोर्टर ने 2-3 मिनट में बताया कि ये हुआ। तो फिर एंकर पूछता है रिपोर्टर का नाम लेकर, अब मुलायम सिंह जी क्या सोच रहे हैं? अरे वो रिपोर्टर है, कोई साइकी का एक्सपर्ट नहीं है कि बाहर खड़ा होके अंदर को टेलीपैथी से जान जाए कि मुलायम सिंह जी अब क्या सोच रहे हैं। तो जब इस तरह की पत्रकारिता होगी तो राजनीति भी वैसी है और राजनीति जैसी पत्रकारिता भी वैसी है।
तो उसमें पढ़ना लिखना जो है वो स्वाभाविक रूप से तिरोहित हो गया, उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि किताबों से जुड़ी कोई आपकी प्रिय जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई बुक शॉप जहां आप जाते रहे हो, और कोई याद, अगर कोई किस्सा आप साझा कर पाए वहां से जुड़ा। ऐसा है कि मैं, जो आजकल बड़ी बदनाम जगह है, खान मार्केट गैंग, तो मैं उस क्षेत्र में काफी वर्षों तक रहा हूँ। सरकारी आवास मिल जाता था तो रहते थे वहां। तो किसी जमाने में वहां पे बहुत छोटे से क्षेत्र में पूरी मार्केट का चक्कर आप 10 मिनट से कम समय में लगा सकते हैं, पूरी मार्केट का। उसमें 7 पुस्तकों की बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़ी बड़ी। अच्छा। और आप किसी जमाने में 2 घंटे 3 घंटे लगा सकते थे। अब मेरे ख्याल में वहां पे 3 किताबें बची हैं, 3 दुकानें बची हैं किताबों की। बाकी कमर्शलाइजेशन के, व्यवसायीकरण के भेंट चढ़ गई, क्योंकि किताबों में उतना मार्जिन नहीं होता जितने कपड़ों में होता है, परफ्यूम में होता है। तो किताबों की दुकानें बंद होती चली गई, उससे लोगों की शॉपिंग प्रेफरेंस भी पता लगती है। पर अभी वहां पर 3 दुकानें हैं, और एक तो सबसे पुरानी दुकान है फकीर चंद एंड सन्स जी। तो फकीर चंद से मेरा परिचय था। अब उनकी बेटी और दामाद चलाते हैं वो दुकान। वो दुकान करीब 70 साल पुरानी है, 65 ईयर तो है ही कम से कम। फकीर चंद जी विभाजन के बाद दिल्ली आए थे, और ये दुकानें जो थी ये विस्थापित लोगों को मिली थी, रिफ्यूजीज को मिली थी, और उनको मिली। और वो खुद बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, मेरा उनसे परिचय था, पर किताबों की पूरी जानकारी होती थी। और उनकी बेटी और उनका दामाद बहुत अच्छे से दुकान चला रहे हैं। फिर बिहारी लाल एंड सन्स, बाहरी सन्स, नॉट बिहारी, क्षमा चाहता हूँ। तो उनका भी ध्यान तो गया, तो उनके लोग अब चला रहे हैं दुकान, बहुत अच्छी दुकान है। और वो भी एक जगह है जहां मैं अक्सर जाता हूं। और एक फुल सर्कल करके वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और बैक लेन से एंट्री है खान मार्केट में, अच्छी दुकान है वो भी। बाकी कभी कभार कनॉट प्लेस में कुछ दुकानें हैं। और लाइब्रेरी सर, पुस्तकालय कौन सा? लाइब्रेरी किसी जमाने में मैं जाता था इधर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। मैंने जो शुरू किया लाइब्रेरी जाना, रजौरी गार्डन जहाँ मेरा बचपन बीता, वहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की वैन आती थी, और वैदिक गुरुदत्त का सारा साहित्य मैंने, और प्रेमचंद का साहित्य वहीं से, और विमल मित्र का भी वहीं से उधार ले लेके किताबें मैंने अपना ये सब शौक पूरा किया। सांसद होने के बाद यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी है, कभी कभार वहां जाता हूँ। और दूसरा, मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का मेंबर हूँ, उनका पुस्तकालय भी अच्छा है, वहां जाता हूँ। और बाकी तो ये दुकानें मैंने आपको बताया, और अब ऑनलाइन की भी सुविधा हो गई है, तो किंडल की भी सुविधा हो गई है। पर प्रिंटेड शब्द में पढ़ने का जो आनंद है ना, वो किंडल में नहीं आता है। तो अच्छा, मैं यहीं पर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मैं हम सबसे पूछता हूँ, और सब अलग अलग जवाब देते हैं, कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? किताबों की महिमा क्या है? पढ़ने का महात्म क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसके दोनों तरह के उत्तर हो सकते हैं। किताब पढ़ने वाला आदमी सोशल कम होता है, और ना पढ़ने वाला ज्यादा सोशल होता है। किताब पढ़ने वाले पे आरोप भी लगता है, अरे किताबी दुनिया में रहते हो, धरातल पे आके देखो, दुनिया को बाहर आके देखो, दुनिया है कैसी, किताबों से निकलो, ये भी आरोप लगता है। और मैंने यहां तक भी सुना है, अरे ये किताबें पढ़ के समाज बदलेगा, काम करना पड़ता है। अच्छा, जो पक्ष में है, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में आनंद से रह सकते हैं। यू फॉल इन लव विद योरसेल्फ,
आपकी मनपसंद की किताबें हों, पढ़ते रहिए, बतियाते रहिए उनके साथ, और ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जानकारी बढ़ती है। जो नहीं पढ़ता है उसको जो परोसा जाता है उसी को सत्य समझकर वो स्वीकार कर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है। पर जो पढ़ता है उसके सामने कई विकल्प खुले रहते हैं, वो सत्य की स्वयं खोज करता है, और जो उसके मन को और तर्क शक्ति को, मस्तिष्क को कन्विंस करता है, वो उसको स्वीकार करता है। आपका मेंटल हॉरिजन खुलता है पढ़ने से। परंतु महिमा आजकल ना पढ़ने वालों की ज्यादा है। जी सर, ये बताएं कि जैसे अभी हम जैसी राजनीति देखते हैं उसमें तो बिल्कुल जैसे लगता है कि कोई संवाद नहीं है पक्ष और विपक्ष में, और एक तरीके से खिंचाव भी बहुत हो गया, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्टों की आपने बात की। तो मुझे ये बताएं कि पहले, यानी जो ये दौर है जो अभी चल रहा है राजनीति का, पहले भी ऐसा ही था या पहले कुछ अलग था मामला, बातचीत या संवाद के लेवल पर? नहीं, पहले ये था, राजनीतिक दल थे, उनकी विचारधारा होती थी और उनके सोशल कंसर्न होते थे। पहली बात, वो राजनीतिक दल थे। दूसरी बात, उनकी विचारधारा थी। और तीसरा, उनके सोशल कंसर्न होते थे। और उनका क्लेम ये होता था कि हमारी विचारधारा जो है वो जो सोशल कंसर्न है, सामाजिक सरोकार है, समस्याएं हैं, उनको सबसे अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। अब क्या, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक बीजेपी को छोड़कर मैं किसी को राजनीतिक दल ही नहीं मानता। सब परिवार की दुकानें हैं, चाहे डीएमके हो दक्षिण में, टीडीपी हो, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी। अब मुलायम सिंह जी की पार्टी का नाम चाहे समाजवादी पार्टी है, पर उस पार्टी का कोई समाजवाद नाम की विचारधारा से कोई लेना देना है क्या? समाजवाद नहीं, परिवारवाद है, स्पष्ट नजर आता है। मायावती जी की पार्टी नाम दलितों का लेती है, पर दलितों उत्थान के साथ कोई लेना देना है क्या? उनके सबसे ट्रस्टवर्दी उनके भाई के बेटे, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। अकाली दल, पिता पुत्र की पार्टी, सब जानते। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि ये बुराई जो है ये तो सब पार्टी, मतलब बीजेपी में भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, मतलब ये हमें लगता है कि राजनीति में ये कॉमन एक रोग हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वामपंथी दल और बीजेपी दोनों अभी भी परिवारवाद से बहुत दूर है, बहुत दूर है। बीजेपी में परिवार के लोगों को राजनीति में हिस्सा लेने पर कोई मनाही नहीं है, परंतु वो जो गुडविल पेरेंट्स की होती है, दैट इज नॉट ए ट्रांसफरेबल कमोडिटी इन बीजेपी। अटल जी का परिवार कहाँ है आज? कहाँ है? प्रमोद महाजन की बेटी जरूर राजनीति में है, सांसद है, पर जहां पिताजी थे वहां के आसपास नहीं है, क्योंकि जितनी उनकी योग्यता और क्षमता थी उस हिसाब से ऊपर है, वो वहां पर है। इसी तरह से आपको मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ बीजेपी में। अरुण जेटली चले गए, सुषमा स्वराज चले गए, कहाँ है उनका परिवार? तो बहुत सारे हैं भी सर, कल्याण सिंह जी हैं, और नहीं, कल्याण सिंह जी वगैरह उनका बेटा है राजवीर, वो अपने स्तर पर विधानसभा स्तर पर कार्य करता है, उसको कोई रुकावट नहीं है। परंतु आपको केवल इसीलिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता कि आप पासवान जी के बेटे हैं तो आप नेता हो गए, आप लालू जी के 2 बेटे हैं तो आप लालू जी के स्थान पर वैसे ही स्थापित हो जाएंगे। वैसा कोई बीजेपी में नहीं है, और ना ही वामपंथी दलों में। वामपंथी दलों की विचारधारा का मैं घोर आलोचक हूं, परंतु वो राजनीतिक दल है। दूसरा जी, पहले राजनीतिक दल सामाजिक सरोकार के साथ काम करते थे। नेहरू जी से कोई एग्री करे डिसएग्री करे, पर नेहरू जी ने देश के उत्थान के लिए जो उनको समझ में आया उन्होंने किया। उनका मेन कंसर्न था कि देश इतने वर्षों बाद स्वतंत्र हुआ है, इतनी बड़ी गुलामी के बाद
लोग गरीब हैं। ये ठीक है कि उनके बनाए हुए रास्ते से मामला नहीं बना, पर उनका सामाजिक सरोकार था। इसी तरह से समाजवादी पार्टी थी, राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया परिवार के लिए काम नहीं करते थे। राम मनोहर लोहिया का परिवार कौन था, या राजेंद्र जी का परिवार कौन था, कोई नहीं जानता। राजेंद्र जी तो अपने परिवार के बारे में ऐसे बात करते थे, पिछले जन्म में उनका परिवार था कोई। उनके अपने तरीके थे, अपनी समाजवाद की एक अपनी थ्योरी थी, और उनके सामने रखते थे। अब अधिकांश राजनीतिक दल, मैं फिर कहूंगा कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी को छोड़कर, कम्युनिस्ट पार्टी में सीपीएम में नहीं, राजनीतिक दल इधर से पैसा डालो, उधर से पावर निकालो, पावर से फिर पैसा बनाओ, और पैसा डाल के पावर बनाओ। दे आर वो, जैसे वो कहा था ना राहुल जी ने, इधर से आलू डालो, उधर से सोना। तो ये दो तरफा चलता है, इधर से पैसा डालो, उधर से पावर लो और पैसा बनाओ और परिवार, इसके आगे है कुछ नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। आप देखिए जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती परिवार के बाद ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, और सामाजिक सरोकारों को तो इन्होंने बहुत पहले से तिलांजलि दी थी। जी सर, ये आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं कि आप ये जिस तरह से बदलाव आ रहा है अभी मीडिया में और राजनीति में, चूंकि इन दोनों क्षेत्रों से आपका सीधा जुड़ाव है, एक तो इसकी वजह आप क्या देखते हैं, और दूसरा ये आगे राह आपको कहाँ जाती दिखती है, इसका भविष्य क्या दिखता है मीडिया और राजनीति दोनों? देखिए 2-3 चीजें हैं। हमको अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 100 कमियां नजर आती हैं, और ऐसा नहीं कि कमियां नहीं है, परंतु एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए, इस देश में दूध के लिए लाइन लगती थी, टोकन बनते थे, चीनी के लिए लाइन लगती थी, आटे के लिए लाइन लगती थी, सीमेंट के लिए, स्कूटर के लिए, स्टील के लिए। जी। बच्चा पैदा होता था तो टेलीफोन लोग बुक कराते थे कि जब 25 साल का होगा किसी काम का, तब तक टेलीफोन का नंबर आ जाएगा। आप वहां से यहां पहुंचे। मैं जिस गांव से हूं, 700-800 की आबादी वाले गांव में शायद ही कोई जूता पहनता था, कोई 2-4 घर थे जो जूता अफोर्ड कर पाते थे। आज लगभग सभी लोग जूता पहनते हैं। समस्याएं हैं, शायद और रहेंगी, पर हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं एक बात और लोगों को कहता हूं जी, अपने देश में 100 बुराइयां होंगी, हैं बहुत सारी जी, पर क्या आप में से कोई भी चीन जाके सेटल होना चाहता है क्या? कोई नेपाल जाके सेटल होना चाहता है क्या? कोई पाकिस्तान जाना चाहता है? तो आज भी विश्व के इस भूभाग में अगर कोई सबसे ज्यादा रहने लायक जगह है तो भारत भूमि है। और 30 साल में हमने बहुत, और 70 साल में बहुत लंबी यात्रा पूरी की है, और आगे भी, भविष्य भी उज्जवल है। दिक्कत आएंगी, संकट आएंगी, परंतु उसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी उम्मीद से भरी बात, बहुत सारी किताबों के बारे में बताया, बहुत सारे पढ़ने लिखने के विषय में, और खास तौर पर जो बात अच्छी लगी वो जब आपने राजनीति और अध्ययन के संबंध की बात, और उसका जो आजादी से पहले का जो पूरा स्वरूप था और उसके बाद जो बदलाव आया उसकी बात की। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ श्रोताओं को और दर्शकों को इससे समझने सीखने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया सर।